नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर एक जासूस की तरह सोचते हैं। हमारा मिशन उन सुरागों को ढूंढ निकालना जिनसे इतिहासकार हजारों साल पुराने भारत की कहानी को फिर से हमारे सामने लाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है। मतलब कोई टाइम मशीन तो है नहीं हमारे पास। उस जमाने का कोई इंसान भी आज जिंदा नहीं है जो हमें बताए कि तब क्या हुआ था। तो फिर हमें ये सब पता कैसे चलता है कि वो लोग रहते कैसे थे, खाते क्या थे, सोचते क्या थे। है ना बड़ा सवाल। इसी सवाल का जवाब है इतिहास के स्रोत। इनको ना एक बहुत बड़ी पहेली, एक जिक्सो पजल की तरह समझिए। हर एक स्रोत पजल का एक छोटा सा टुकड़ा है, एक सुराग। और जब इतिहासकार इन सभी टुकड़ों को सही जगह पर जोड़ते हैं, बस तभी जाकर अतीत की पूरी तस्वीर हमारे सामने आ पाती है। तो ठीक है, चलिए अपनी जासूसी शुरू करते हैं। हमारा पहला सुराग वो जमीन के नीचे दफन है। इन्हें हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ये वो सबूत हैं जो बिल्कुल ठोस हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। मतलब ये अतीत की वो गवाही है जो झूठ नहीं बोलती। और इन सुरागों की लिस्ट, अरे ये तो काफी लंबी है। इसमें आपको मिलेंगे पत्थरों पर खुदे शाही फरमान, जिन्हें हम अभिलेख कहते हैं, उस जमाने के सिक्के और मोहरें, कमाल की मूर्तियां और आर्टवर्क, पुराने किले और मंदिर, और तो और लोगों के रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें जैसे बर्तन और औजार तक शामिल हैं। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये एक इतिहासकार के असली नोट्स की तरह हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो काम कैसे करते हैं। वो हर सुराग को बहुत बारीकी से परखते हैं। देखिए कैसे सिर्फ अभिलेखों को ही उन्होंने 3 हिस्सों में बांट दिया है: चट्टानों पर लिखे हुए, खंभों पर खुदे हुए और तांबे की प्लेट्स पर लिखे हुए। और ये टेबल कमाल की बात बताती है कि जिस चीज पर लिखा गया है ना, वो खुद एक कहानी कहती है। सोचिए, एक बड़ी सी चट्टान पर लिखा फरमान, जाहिर है वो पूरे साम्राज्य के लिए होगा। एक ऊंचे से खंबे पर राजा अपनी जीत का ऐलान कर रहा है, और तांबे की एक छोटी सी प्लेट, वो किसी जमीन के दान का रिकॉर्ड हो सकता है। मतलब हर चीज का एक मकसद था। अच्छा, अभिलेखों से आगे बढ़ें तो आते हैं सिक्के। और हाँ, इनको सिर्फ पैसा समझने की गलती बिल्कुल मत करना। ये तो इतिहास के छोटे छोटे टाइम कैप्सूल हैं। सच में एक नन्हा सा सिक्का आपको उस जमाने के राजा के बारे में बता सकता है। उसका राज कब से कब तक था, इकोनॉमी कैसी थी, और तो और राजा किस धर्म को मानता था, ये भी बता देता है। इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल है राजा कनिष्क के सिक्के। उनके सिक्कों पर ना हिंदू देवी देवता भी हैं, ईरानी भी हैं और यूनानी भी, सब के सब। मतलब जरा सोचिए, एक छोटा सा सिक्का एक इतने बड़े राजा की धार्मिक सहिष्णुता, उसकी रिलीजियस टॉलरेंस की पूरी पॉलिसी बता रहा है। कमाल है। तो ये तो हुई पत्थरों और धातुओं की बात। चलिए अब जरा शब्दों और कहानियों की दुनिया में चलते हैं। यह है हमारा दूसरा बड़ा सुराग, साहित्यिक स्रोत। मतलब वो गवाही जो अतीत ने खुद अपनी कलम से लिखी है। अब इतिहासकार इन लिखी हुई चीजों को भी बहुत सलीके से समझते हैं। वो सबसे पहले इन्हें 2 बड़े हिस्सों में बांटते हैं। एक धार्मिक साहित्य और दूसरा धर्मेत्तर साहित्य, जिसे हम सेक्युलर लिटरेचर भी कह सकते हैं। और फिर धार्मिक साहित्य के भी अंदर जाके देखते हैं कि ये ब्राह्मण परंपरा का है, बौद्ध है या फिर जैन। इससे ना कॉन्टेक्स्ट समझने में बहुत आसानी होती है। और इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, धार्मिक साहित्य को हम समाज की आत्मा की तरह समझ सकते हैं, जो हमें उस जमाने की सोच, उनकी आस्था, उनकी फिलॉसफी के बारे में बताता है। और धर्मेतर साहित्य, वो है समाज का शरीर। मतलब उस जमाने के कानून कैसे थे, राजनीति कैसी थी, समाज का ढांचा कैसा था, ये सब पता चलता है। और कमाल की बात यह है कि हर परंपरा ने अपने पीछे ज्ञान का एक पूरा समंदर छोड़ा है। ब्राह्मण परंपरा में वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक और जातक कथाएं, और जैन परंपरा में आगम सूत्र। ये सब के सब इतिहास के लिए किसी खजाने से कम नहीं हैं। अब धर्म से हटकर देखें तो जो सेक्युलर ग्रंथ हैं, वो हमें सीधे सीधे उस जमाने की हकीकत दिखाते हैं। जैसे इन नोट्स में लिखा है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये तो मौर्य साम्राज्य को चलाने का पूरा एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल था। या फिर कल्हण की राजतरंगिनी, जिसे कश्मीर का पहला सिस्टमैटिक इतिहास माना जाता है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी सुराग पर। और ये हमें एक बिल्कुल अलग, एक फ्रेश नजरिया देता है। ये है विदेशी यात्रियों के लिखे हुए अकाउंट्स। मतलब ये उन लोगों की आंखों देखी है जिन्होंने प्राचीन भारत को एक आउटसाइडर की तरह देखा।
और जैसा कि ये नोट्स दिखा रहे हैं, ये यात्री मेनली 3 जगहों से आए, यूनान से, चीन से और अरब से। हर कोई अपने कल्चर का, अपने समय का एक चश्मा पहनकर भारत को देख रहा था, और इसी वजह से हमें एक ऐसी तस्वीर मिलती है जो कई बार यहाँ के लोकल ग्रंथों में भी देखने को नहीं मिलती। एक अलग ही पर्सपेक्टिव। और ये सिलसिला, जैसा हम देख सकते हैं, सदियों तक चलता रहा। सिकंदर के बाद आए ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज, फिर गुप्त वंश के गोल्डन एज को देखने के लिए आए चीनी भिक्षु फायान, उसके बाद राजा हर्ष के राज में आए ह्यूएनसांग, और फिर महमूद गजनवी के साथ भारत आए अल बैरूनी, जिन्होंने किताब उल हिंद जैसी एक बेमिसाल किताब लिखी। तो ठीक है, अब हमारे पास 3 तरह के सुराग आ गए हैं। जमीन से मिले सबूत, यहीं लिखे गए ग्रंथ और विदेशियों के अकाउंट्स। पर असली काम तो अब शुरू होता है। सवाल ये है कि एक इतिहासकार इन अलग-अलग बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक भरोसेमंद कहानी बनाता कैसे है? यहीं पर इतिहासकार का असली स्किल काम आता है। वो किसी एक सुराग पर भरोसा नहीं करते, वो इन सब को एक दूसरे से मिलाते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। वो देखते हैं कि अच्छा, अगर इस सिक्के पर इस राजा का नाम है तो क्या किसी किताब में भी इसका जिक्र है? अगर किसी चीनी यात्री ने एक शहर के बारे में लिखा है तो क्या आज हमें उसके खंडहर मिलते हैं? जब सारे सबूत एक ही तरफ इशारा करते हैं, एक ही कहानी सुनाते हैं, बस तभी इतिहास लिखा जाता है। तो चलिए एक बार फटाफट रिकैप करते हैं। इतिहासकार की इस जासूसी किट में 3 मेन टूल्स हैं। पहला, पुरातात्विक स्रोत, यह है ठोस फिजिकल सबूत। दूसरा, साहित्यिक स्रोत, जो हमें बहुत डिटेल देते हैं, लेकिन इन्हें पढ़ते वक्त हमें ये ध्यान रखना होता है कि लिखने वाले का इरादा क्या था। और तीसरा, विदेशी विवरण, जो हमें एक जरूरी बाहर की नज़र देते हैं। लेकिन इस पूरी जासूसी के बाद भी एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल बच जाता है कि ये सारे स्रोत, ये सारे सुराग मिलकर भी हमें क्या नहीं बता सकते हैं। उन आम लोगों की कहानियों का क्या, जिनकी बातें ना किसी पत्थर पर लिखी गईं, ना किसी किताब में। उनकी जिंदगी की कहानियां तो हमेशा के लिए खामोश हो गईं, है ना? शायद यही वो पहेलियां हैं जो आने वाली पीढ़ी के इतिहासकारों को सुलझानी होंगी।